हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा नया यूनिट आज चालू हो रहा है और वो यूनिट है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। वो यूनिट आज हम चालू कर रहे हैं। तो इसके लिए बुकलेट नंबर 10 अवेलेबल है। तो हम बुकलेट नंबर 10 में से आज पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज नए यूनिट का वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो बच्चों, आप लोगों को तो पता है ऑर्गेनिजम्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है पूरे पृथ्वी पे। अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते, हम उन्हें माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें आँखों से दिखते लेकिन बहुत छोटे होते हैं, और बाकी तो ऐसे है कि बहुत बड़े बड़े साइज में भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, एनिमल्स अवेलेबल है, और साथ में हम ह्यूमन बींग्स भी अवेलेबल है। तो इस तरह के कई ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग एरिया में। तो हम उन्हीं के बारे में आज स्टडी करेंगे। हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस एरिया में, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, किस वेदर में, किस रेंज में, किस जोन में, किस एनवायरनमेंट में किस तरह से रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसी की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस आपने देखे होंगे। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले इंडिविजुअल हुआ करते थे, बाद में उनका ग्रुप फॉर्म हुआ, बाद में उनकी कम्युनिटी फॉर्म हुई, बाद में उन्होंने पर्टिकुलर एरिया कैप्चर कर लिए, उस एरिया में रहने के लिए उस एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लिए, खुद को बदल लिए, और इस तरह से वो सर्वाइव करने लगे। तो हम जब कभी कई तरह के डिफरेंट एनिमल देखते हैं तो उनके पास कई तरह के ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे सिस्टम फॉर्म हो जाती है जो पर्टिकुलर उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को बनाते हैं। जैसे अगर हम देखने जाए तो आइसबर्ग एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर कई तरह के हेयर्स फॉर्म हो जाते हैं जो उनको उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑर्गन्स अलग ही तरह से डेवलप हो जाते हैं ताकि वो वहाँ एरिया में सर्वाइव करने के लिए अपने उस ऑर्गन का इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे कई एनिमल्स है इस अर्थ पे जो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे बर्ड्स हो गए, ये अलग है, फिशेस हो गए, ये अलग है, ह्यूमंस हो गए, अलग है, टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, एलिफेंट हो गए। तो ये कई तरह के जैसे एनिमल्स हम देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा इनको अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से रहने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से अपने आप को ढालते हैं। जैसे सिंपल में अगर हम फिश देखने गए तो फिश सादे पानी में, मीठे पानी में रहने वाले फिश अलग, और ओशिन में खारे पानी में रहने वाले फिश अलग। ये दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और दोनों के अलग अलग फीचर्स बन जाते हैं। दोनों तो सेम ही है, दिखने में सेम ही होते हैं, लेकिन उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के हिसाब से अपने आप को बनाते हैं। ओशिन में रहने वाली फिश सादे पानी में नहीं रह सकती और सादे पानी वाली फिश ओशिन में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरह से बनाया हुआ रहता है कि उसी एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज स्टडी करेंगे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट के साथ, उनकी जो एडजस्टमेंट है और बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स है, इनका ही हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो देखते हैं डेफिनेशन इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी मतलब क्या? दिस इज द स्टडी ऑफ organisms and its environment and a biotic components। तो हम इकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। और इकोलॉजी मतलब क्या? तो ये ऐसा साइंस है, ऐसी डील्स है, ऐसी स्टडी है जिसमें हम
ऐसे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करेंगे जो ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे, सर्वाइव कर रहे हैं, और उनसे रिलेटेड जो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है उनकी हम स्टडी करेंगे, जिसको हम इकोलॉजी बोलेंगे। मीन्स स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयर एनवायरनमेंट एंड अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। अब पहली बार इकोलॉजी जो वर्ड आया था वो आया था 1869 में। किस में आया था? 1869 में पहली बार इकोलॉजी वर्ड आया था, और इस वर्ड को बताया था उन साइंटिस्ट ने जिनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम है उनका? अर्नस्ट हैकेल। उन साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट हैकेल। इन साइंटिस्ट ने 1869 में इकोलॉजी वर्ड इकोलॉजी के बारे में बताया था। तो इकोलॉजी मतलब हम जिस ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, जो एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है उसकी, और अबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट की हम स्टडी करेंगे, उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी जिन्होंने बताया था उनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने 1869 में इकोलॉजी वर्ड से लोगों को अवगत कराए थे या जानकारी दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की क्यों स्टडी कर रहे हैं? जाहिर बात है, अगर हम किसी और एनिमल की बात न करते, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की भी बात करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग को आपने देखा होगा कि हर अलग अलग कंट्री में रहने वाले ह्यूमन बीइंग के अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने की वजह से उनकी बॉडी में उस तरह के चेंजेस पाए गए हैं। जैसे अगर हम अफ्रीका के अगर ह्यूमन बीइंग देखते हैं तो अफ्रीका के ह्यूमन बीइंग की स्किन ब्लैकिश होती है, हेयर उनके अलग तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका का क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम हॉट होता है, ड्राई होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, ठंड नहीं होती। तो उसकी वजह से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बना होता है, उसी हिसाब से बना होता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी दिखती है, या उनका अलग अलग रहन-सहन दिखता है, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में 6 महीने तो धूप ही नहीं निकलती, सन ही नहीं निकलता, और 6 महीने तक वहाँ पे क्या होता है, सन निकलता है। तो 6 महीने इसके ऊपर वहाँ पे क्या रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडा रहता है, वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है। तो वो लोग उस हिसाब से रहने के काबिल बन जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हर एरिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग टाइप वेदर होता है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। अगर हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं तो मिक्स टेम्परेचर होता है। तो अगर हम नीचे केरल के तरफ जाते हैं तो अलग इन्वायरमेंट होता है। तो ये अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर या इंडिविजुअलिटी बहुत अलग अलग होती है। जैसे हम जम्मू कश्मीर जाके रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हम सहन नहीं कर सकेंगे। हम राजस्थान में जाके रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के लोग अगर सेंट्रल इंडिया में आके रहते हैं तो वो भी यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ठंड में रहने की आदत है। तो वो मिक्स विषम टेम्परेचर में, या अपना टेम्परेचर विषम होता है, यहाँ पे रहने के का वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि कौन से इंडिविजुअल, कौन से एनिमल्स की जगह सर्वाइव करने के लिए बने हैं। अगर हम टाइगर की ही बात करते तो इंडियन एनिमल है टाइगर, इसलिए वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बाहर के देशों में नहीं पाया जाता। तो चीता जो होते हैं, लायन जो होते हैं, बाहर देशों में पाए जाने वाले, वो इंडिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं या नहीं के बराबर है। तो ये अलग अलग जोन में रहने वाले अलग अलग एनिमल्स उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बना लेते हैं। तो उसी की स्टडी आज हम करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के 2 टाइप होते हैं, इकोलॉजी के 2 टाइप होते हैं, और दोनों टाइप हम आज यहाँ पे इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं तो वो है एटेकोलॉजी। क्या नाम है उसका? एटेकोलॉजी। और नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे तो नंबर 2 पे हम देंगे उसे सिनेकोलॉजी। नंबर 2 पे हम देंगे वो है सिनेकोलॉजी। अब ये 2 टाइप्स है इकोलॉजी के। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी के ये जो 2
टाइप्स है उसमें से वन बाय वन हम देखेंगे। ऑटोकोलॉजी अगर हम देखने जाते हैं तो ऑटोकोलॉजी क्या होता है, अगर इंडिविजुअली हम इनको डिवाइड करके अगर देखते हैं तो ये जो दो टाइप्स होते हैं ऑटोकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी, तो ऑटोकोलॉजी में क्या होता है हम इसमें स्टडी करेंगे किसका, ऑर्गेनिजम्स का। किसकी स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ साथ हम उसके एनवायरनमेंट की भी स्टडी करेंगे, एनवायरनमेंट की भी स्टडी करेंगे, साथ में एंड रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट के भी स्टडी करेंगे। हम ऑटोकोलॉजी में क्या कर रहे हैं, हम ऑटोकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऑटोकोलॉजी में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम ऑटोकोलॉजी में उस ऑर्गेनिजम्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंकोलॉजी क्या होती है, सिंकोलॉजी मतलब हम क्या करेंगे इसमें हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे द फैक्टर। किसकी स्टडी करेंगे, फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की, विच अफेक्ट द कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, ऑफ विच अफेक्ट कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो टाइप देख रहे हैं, ऑटोकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी में हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स, उसका एनवायरनमेंट और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और सिंकोलॉजी में क्या करेंगे, उस फैक्टर की स्टडी करेंगे जो फैक्टर उस ऑर्गेनिजम्स के कम्युनिटी को और पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। उस ऑर्गेनिज्म के कम्युनिटी को और पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, उस फैक्टर की हम स्टडी करेंगे। इस तरह से क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इकोलॉजी हो गए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इकोलॉजी में कौन से लेवल्स आते हैं। तो इकोलॉजी में कौन से लेवल्स आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा इकोलॉजी मतलब क्या। तो सीधा सीधा है स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर रिक्वायरमेंट्स और बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, जिसकी स्टडी हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्या है लेवल्स, क्या है लेवल्स। लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा आगे चल रहा है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें नंबर 1 पे अगर हम देते हैं तो नंबर 1 पे हम देखेंगे इंडिविजुअल। ये हमारा पहला हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पहले जब ह्यूमन बीइंग आने से पहले, बहुत सालों पहले, एक अकेला इंडिविजुअल ह्यूमन आया था। अकेला इंडिविजुअल ह्यूमन आया था। अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एनिमल की भी बात करेंगे तो इंडिविजुअल ही होगा। तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली आता है, वो इंडिविजुअली अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करता है। उसके लिए उसकी बॉडी उस तरह से डेवलप हो जाती है और उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपको खुद को डेवलप करता है, चेंज करता है और अपने आप को उस तरह से बनाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये एक अकेला एनिमल, इंडिविजुअल मतलब अकेला एनिमल, ये हो गया। ठीक है, अलोन, अलोन अलोन एनिमल। ठीक है, ये अलोन एनिमल क्या कर रहा है, खुद को सर्वाइव करने के लिए खुद के बॉडी में उस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। एक हो गया।
अब क्या होगा, ये इंडिविजुअल इंसान है या एनिमल है, जो भी है ह्यूमन है, हम अगर ह्यूमन कंसिडर करते तो चलो ह्यूमन को ही कंसिडर करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का, तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन है, ठीक है। एक इंडिविजुअल ह्यूमन के बाद क्या हो गया, उसने खुद का पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की। अब उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, एक 10, 15, 20 लोग आ गए, उसके साथ जुड़ गए, या उसका खुद का पॉपुलेशन बना लिया, उसने 10-15 लोगों का पॉपुलेशन बना लिया। अब सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा कि उसका क्या हो गया, पॉपुलेशन बन गया। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डैश देता हूँ और डैश देने के बाद सेकंड पॉइंट लिखता हूँ उसका पॉपुलेशन। अब इसका पॉपुलेशन हो गया, मतलब वो पहले अकेला था, इंडिविजुअल था, अलोन था, अब क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, वो हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। पहले इंडिविजुअल था, अकेला था, अब क्या हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए, उसने पॉपुलेशन कर दिया। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये 4, 10, 20 लोग हो गए, वो साथ में रह रहे, एक साथ रह रहे, तो उन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिए। उन्होंने क्या कर लिए, ग्रुप फॉर्म कर लिए। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, वो है ग्रुप बना लिए। अब इन्होंने जो ग्रुप बना है, वो साथ में मिलकर रह रहे, साथ में काम कर रहे, साथ में खाना ढूंढ रहे। तो उन्होंने साथ में रहने के लिए, साथ में खाना ढूंढने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम बनाए, कुछ मेथड्स, कुछ प्रोसीजर बनाए, और उसी को वो फॉलो करके चल रहे हैं। इसकी वजह से उनका एक अलग ग्रुप बन गया है, जिसे हम नाम देंगे कम्युनिटी। अब इसको मैं नाम दूंगा ग्रुप। अब इसको मैं नाम दूंगा ग्रुप। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अकेला इंसान था, ह्यूमन, उसमें पॉपुलेशन कर लिया, 20-25 लोग उसके इसमें आज जुड़ गए, अब हो गए क्या, पॉपुलेशन बन गया। अब उस पॉपुलेशन का एक जगह एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, और साथ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी रूल्स, किसी मेथड्स, किसी प्रोसीजर को फॉलो करना, ये वो चल रहा है, और उसी के बिना पे वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे। तो वो उसके हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी को समझाने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चलो, एक एग्जाम्पल है, भंडारा एक शहर है और नागपुर एक शहर है। ऐसे अपन दो शहर ले लेते, कंट्री लेते नहीं, सिटी लेते, शहर ही लेते। भंडारा लिया हम लोगों ने और नागपुर लिया हम लोगों ने। अब नागपुर में एक तरह से एक इंडिविजुअल था, जिसने पॉपुलेशन करके कम्युनिटी बनाई, ग्रुप बनाए, और ग्रुप के साथ वो भंडारा में रह रहे। साथ में नागपुर में सेम हो गया, एक इंडिविजुअल था, उसका पॉपुलेशन होगा, उसका एक ग्रुप बन गया, कम्युनिटी बन गया, वो रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो भंडारा की कम्युनिटी, उनके रूल्स अलग है, और उनका शिकार करने का तरीका अलग है, उसकी प्रोसीजर अलग है, और उसी के हिसाब से वो अपने सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। नागपुर के जो कम्युनिटी ग्रुप है, उनका सर्वाइव करने का तरीका अलग है, उनके अपने कुछ रूल्स है, जिसके कुछ मेथड्स, प्रोसीजर है, जिसको फॉलो करके वो अपनी कम्युनिटी को चला रहे हैं। अब इनमें और इनमें जो प्रोसेस फॉलो हो रहे, दोनों अलग अलग है, दोनों की अलग अलग है, और इनमें बहुत डिफरेंस है। तो इसी की वजह से ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, और ये अलग अलग दो कम्युनिटी फॉर्म हो गई, इसलिए हम उनको अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो गए, इसलिए हम उनको कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो ये अलग कम्युनिटी, ये अलग कम्युनिटी। आपने वर्ड कई बार सुना होगा, हम उस कम्युनिटी से नहीं है, या फिर वो अलग कम्युनिटी है। तो ये जो वर्ड होता है, ये कम्युनिटी इसलिए होती है क्योंकि उनके रूल्स, उनके मेथड्स, उनकी प्रोसीजर अलग होती है सर्वाइव करने की, और इनके रूल्स, उनकी प्रोसीजर, मेथड्स अलग होती है सर्वाइव करने की। इसकी वजह से ये अपने आप को अलग अलग समझते और अलग कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन ये स्पेसीज सेम ही होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ये एक अलग कम्युनिटी है, एक अलग कम्युनिटी, लेकिन स्पेसीज तो सेम है, लेकिन फॉलो करने के जो उनके प्रोसेस है, स्टेप्स है, या फिर कोई रूल्स है, वो अलग है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपने 3 हो गया कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो कम्युनिटी जब बन जाती है, तो कम्युनिटी बनने के बाद वो कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है, सर्वाइव करती है, और सर्वाइव करने के लिए वो कम्युनिटी उस एरिया से कि क्लाइमेटिक कंडीशन को, उस एनवायरनमेंट को, उस वेदर को एक्सेप्ट करती है, और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते, और दोनों एनवायरनमेंट और वो कम्युनिटी खुद को और उसके साथ मिला लेती है, इको कर लेती है, और उसे ही हम बोलेंगे इकोसिस्टम।
हम उसी क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। उसको ही हम बोलेंगे इकोसिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया, वो कम्युनिटी उस एनवायरनमेंट, उस वेदर के साथ आपके आपको एडजस्ट करके उसके साथ मिला रही है, दोनों मिल रहे। इको मतलब सिस्टम, मतलब दोनों का मीनिंग आपको बताता हूँ। इको मतलब ये हो गया कि उन्होंने दूसरे के साथ मिल गए, जुड़ गए, और सिस्टम मतलब कम्युनिटी मतलब ह्यूमन से एक और एनवायरमेंटल एक, दो अलग अलग सिस्टम। समझ में आ गया। मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिटी जो बन गई तो वो एक सिस्टम हो गई, और एनवायरनमेंट एक अलग सिस्टम हो गई। ये दोनों एक साथ जुड़ के आपस में मिलजुल के रह रहे हैं तो वो हो गया इकोसिस्टम। समझ में आ गया। मतलब उस इंडिविजुअल ने, उस ह्यूमन बीइंग ने उस जगह रहने के लिए उस एनवायरनमेंट के साथ दोस्ती कर ली है, उसी दोस्ती को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब जाहिर बात है, मैंने दो बातें बताई थी, भंडारा में एक कम्युनिटी बन गई और नागपुर में एक कम्युनिटी बन गई। अब सिंपल बात है कि भंडारा में जो कम्युनिटी रह रही है उन्होंने उस एनवायरनमेंट के साथ तो जोड़ लिया, लेकिन रहने के लिए वो कोई एरिया या लैंड तो ले लेंगे, जिस लैंड पे वो अपने घर बना के रहेंगे, जिस लैंड पे वो खेती बाड़ी करेंगे, जिस लैंड से वो कुछ तरह के प्लांट क्रॉप निकालेंगे जो उनको खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए काम में आएगा। मतलब उन्होंने एक लैंड घेर लिया, एक एरिया घेर लिया, और एरिया को एक बाउंड्री बना ली जिस बाउंड्री के ऊपर रह रहे। जैसे हम यहाँ से नागपुर जा रहे हैं, कुछ देर के बाद भंडारा खत्म होने के वहाँ पे बोर्ड आता है, यहाँ से आपके भंडारा की सीमा समाप्त हो रही है और नागपुर की सीमा स्टार्ट हो रही है। तो हमारी जहाँ पे भंडारा की सीमा खत्म हो गई, वहाँ तक इस भंडारे की कम्युनिटी का क्या हो गया, एरिया ख़त्म हो गया, वहाँ पे उनके रूल ख़त्म हो गए, और उसके बाद नागपुर की सीमा चालू हो गई, तो वहाँ से नागपुर की कम्युनिटी के रूल्स और एरिया और लैंड चालू हो गया। समझ में आ गया। तो उससे हम बोलेंगे लैंडस्केप। उससे क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। उसे हम बोलेंगे लैंडस्केप। यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब एक इंडिविजुअल था, उसने पॉपुलेशन किया, उसने कम्युनिटी बनाई, उसने सिस्टम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ लिया खुद को, और उसने उस एरिया को, एक लैंड को अपने कब्जे में ले लिया जिस पे वो रह के अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। तो उसने क्या किया, लैंडस्केप कर लिया। ये बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हमारा, वो है बायोमी। नेक्स्ट पॉइंट इज द बायोमी। बायोमी का मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं उसका एक बड़ा लैंड, एक बड़ा एरिया, ऐसा एरिया जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन या उसका वेदर अलग है, उसमें रहने वाले लोग उसी में सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब एक जोन हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, जोन। चलो इसको लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया या जोन, एरिया या जोन। जैसे अगर एग्जांपल देने जाए तो रेन फॉरेस्ट एरिया, या फिर ठंडा रीजन एरिया, या फिर ओशियन एरिया। तो ये अलग अलग ऐसे जोन हो गए जिस जोन में अलग अलग इंडिविजुअल्स या फिर एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। तो बायोमी मतलब क्या हो गया, ऐसा जोन, ऐसा एरिया जिसका अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर है। ठीक है, ठंडा रीजन जैसे बोले हमने, या फिर रेन फॉरेस्ट एरिया बोले। अब ठंडा रीजन में क्या हो रहा है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। रेन फॉरेस्ट एरिया क्या है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ पे रेन सबसे ज़्यादा हो रही है। और ओशियन क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ पे उसका पानी अलग है। तो ये ऐसे एरिया या जोन हो गया बायोमी, मतलब जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है हमारा बायोस्फीयर। वो है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, इसका मीनिंग ये होता है कि जिसमें एनिमल, प्लांट रह सके, ऐसा एरिया, ऐसा जोन, ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ। जैसे अर्थ में कुछ पार्ट, कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे कोई भी एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कोई पार्ट एरिया ऐसा है जहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा बना होता है कि कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम बायोस्फीयर मतलब ऐसा एरिया, ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, लिव रह सकता है, कर सकता है, तो वो हो गया बायोस्फीयर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, द पार्ट ऑफ अर्थ
part of earth where any organisms can be live। ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर। अब चांद पे जाते हैं, मून पे, वहाँ पे ऐसा पार्ट है ही नहीं जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सके, लेकिन अर्थ पे भी ऐसा कोई पार्ट होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह नहीं सकता है, जीवन जिंदगी जी नहीं सकता। तो ऐसा पार्ट जहाँ पे वो रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अपना को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। तो ये हो गया अपने लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पहले इंडिविजुअल फॉर्म में होते हैं, बाद में पॉपुलेशन मतलब को बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसकी कम्युनिटी बनाते हैं, उस कम्युनिटी के साथ वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो एक ऐसा एरिया, पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करके उसमें वो रहने जाते हैं या रहते हैं, वो हो गया लैंडस्केप। उसके बाद वो ऐसा जोन में रहते हैं जिस जोन का क्लाइमेटिक कंडीशन उनको सूटेबल होता है, तो ऐसे जोन में रहते हैं बायोमी। और बायोस्फीयर मतलब ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें वो रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, अपने को सर्वाइव कर सकते हैं, वो हो गया बायोस्फीयर। इंडिविजुअल पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोमी एंड बायोस्फीयर। दिस इज द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हम देख रहे हैं क्या? ऑर्गेनिजम्स और उसका एनवायरनमेंट। तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो मैंने आपको बताया, कई तरह के ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन हम उन सबको छोड़कर सिर्फ ह्यूमन की अगर बात करने जाए और इंडिया की ही बात करने जाए, तो जम्मू कश्मीर शिमला का एरिया में रहने वाले लोग और यहाँ पे हमारे सेंटर इंडिया में रहने वाले लोगों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं इसमें हमारा, तो वो है एनवायरनमेंट। अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे कि हर एरिया का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जैसे सेंटर इंडिया का अलग, नॉर्थ इंडिया का अलग, साउथ इंडिया का अलग, ईस्ट इंडिया का अलग और वेस्ट इंडिया का अलग। ऐसे हर एरिया का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है और वहाँ पे जो सर्वाइव करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को चेंज कर ले रहे थे ताकि उस एनवायरनमेंट में रह सके, सर्वाइव कर सके। अब एनवायरनमेंट कैसा होना तो होगा, जैसे देखिए अगर हम शिमला की, मनाली की या जम्मू कश्मीर की बात करते तो वहाँ का एनवायरनमेंट हमेशा ठंडा रहेगा, ठीक है। हम अगर मई महीने में भी वहाँ पे जाते तो वहाँ पे ठंड रहेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी, लेकिन टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा जितना अपने सेंटर इंडिया में रहता है। यहाँ पे मई महीने में टेम्परेचर 47 डिग्री तक चला जाता है और वहाँ पे 35 डिग्री बहुत हो गया मई महीने में, उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। लेकिन अगर हम नॉर्मल विंटर सीजन में देखते हैं तो हमारे सेंटर इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तक उतर जाता है, उसके नीचे नहीं उतरता। लेकिन अगर हम उसी जम्मू कश्मीर के एरिया में जाएंगे उसी विंटर सीजन में, तब हमारे जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर माइनस चला जाएगा, बिलो माइनस। समझ में आ गया? तो ये चेंजेस होता है एनवायरनमेंट, और ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट। अब इसी अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे अलग अलग प्लांट, अलग अलग क्रॉप बनते हैं, इसीलिए पूरी इंडिया में सभी जगह सेम क्रॉप नहीं होते। अगर हम देखेंगे तो अखरोट जम्मू कश्मीर में होता है, एप्पल जम्मू कश्मीर में होता है, हमारे सेंटर इंडिया में एप्पल और अखरोट के पेड़ नहीं लगते, और लगेंगे तो भी वो फ्रूट नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है। स्ट्रॉबेरी हमारे सेंटर इंडिया में नहीं लग सकती, लेकिन स्ट्रॉबेरी वहाँ पे जम्मू कश्मीर के एरिया में लग सकती है। नारियल और मसाले
जैसे इलायची, लवंग, कलमी, तो ये मसाले समुद्र के मतलब समंदर के आजू बाजू एरिया में बहुत अच्छे से लग सकते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उनके सूटेबल होता है। लेकिन सेंट्रल इंडिया के एनवायरनमेंट में या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया में वो नहीं लग सकते क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो ये हो गया हमारा पॉइंट एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। सेकंड पॉइंट है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस है। वेदर और क्लाइमेट में दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, वेदर ऐसा होता है जो चेंज हो सकता है, क्लाइमेट नहीं। क्लाइमेट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए वही रह सकता है, पर्टिकुलर एरिया में नहीं, वो लॉन्ग एरिया में भी रह सकता है। जैसे अगर वेदर की बात करेंगे तो आज अगर भंडारा में बारिश हो रही है, अगर वेदर की बात करते हैं और आज अगर अभी इस समय भंडारा में बारिश हो रही है तो जाहिर है कि वर्टी स्टेशन पे बारिश नहीं हो रही होंगी, लाखनी साकुल में बारिश नहीं हो रही होंगी, मतलब वेदर चेंज है। भंडारा में वेदर कौन सा है? बारिश वाला। लेकिन वर्टी स्टेशन पे या फिर लाखनी में बारिश का वेदर नहीं है तो वहाँ पे बारिश नहीं है, वहाँ पे धूप खिली है। ये हो गया वेदर। लेकिन क्लाइमेट कौन सा चल रहा है? अभी थोड़ा सा गरम ठंडा क्लाइमेट चल रहा है ना, तो गरम ठंडा क्लाइमेट यहाँ पे भी है, भंडारा में भी है, वर्टी में भी है और लाखनी में भी है। तो ये हो गया क्लाइमेट। या फिर अगर इस समय अगर हम देखते हैं तो ये पूरे एरिया का मतलब पूरे सेंटर इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? इस तरह का क्लाइमेट है, ठंडी गरम। लेकिन इसी एट ए टाइम जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट क्या होगा? ठंडा होगा पूरी तरह से। तो वही अगर सी फेस एरिया पे अपन जा रहे हैं तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो क्लाइमेट मतलब ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा कई महीनों तक। और क्लाइमेट एक दूरी से दूसरी दूरी तक का डिस्टेंस जो उसका है वो ज़्यादा रहेगा। अगर मैं पूरा विदर्भ लेता हूँ या पूरा महाराष्ट्र लेता हूँ तो यहाँ का क्लाइमेट सेम रहेगा। लेकिन अगर पूरा जम्मू कश्मीर लूँगा तो वहाँ का क्लाइमेट पूरा सेम रहेगा। तो जम्मू कश्मीर पूरा एरिया क्लाइमेट आ जाएगा तो उसका क्लाइमेट ठंडा है। सेंट्रल इंडिया का पूरा विदर्भ से लेकर पूरा एरिया का क्लाइमेट अलग है। तो ये एरिया ज़्यादा रहता है, क्लाइमेट एक से लेकर ज़्यादा लंबे किलोमीटर तक या ज़्यादा बड़े रेंज तक क्लाइमेट सेम रह सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा? वेदर हर डिस्टेंस पे, हर छोटे डिस्टेंस पे वेदर चेंज होता रहेगा। 10 किलोमीटर पे अगर वर्टी स्टेशन है तो वहाँ पे चेंज हो गया, 20 किलोमीटर अगर लाखनी गाँव है तो वहाँ पे चेंज हो गया। तो वेदर हर छोटे एरिया में चेंज होता रहता है। दूसरा, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पर रहेगा। अगर जम्मू कश्मीर में ठंड है तो कम से कम 6 महीने तक ठंडी रहेंगी, लेकिन भंडारा में अगर धूप खिली है तो धूप काला लगभग 4 महीने तक रहेगा। तो ये 4 महीने तक क्या रहेगा? एक ही क्लाइमेट रहेगा। कौन सा? धूप काला। तो 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में क्या रहेंगे? ठंड रहेंगी। तो क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड तक रह सकता है। वेदर हर बार चेंज होते रहेगा, वेदर हर बार चेंज होते रहेगा। तो ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता। वेदर लंबे समय तक नहीं रहता, क्लाइमेट लंबे समय तक रहता है। वेदर छोटे पीरियड एरिया में रहता है, लेकिन क्लाइमेट लंबे रेंज वाले पीरियडिक एरिया में रहता है। तो ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट। तो हर वेदर बार चेंज होता है तो उस वेदर में हर कोई सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हर क्लाइमेट में हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ये यहाँ पे बताने का पॉइंट है कि क्लाइमेट जो होता है वो अलग अलग एरिया का अलग अलग रहता है और सेम रहता है, एज रहता है, चेंज नहीं होता। और उसकी वजह से उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। तो यहाँ तक ही आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का हम कंटिन्यू देखेंगे। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। और होप आपको जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ फ्रीली आस्क मी। और आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, अपना होमवर्क रेगुलर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे होमवर्क अटेंड नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप कीजिए, अदरवाइज मुझे कुछ तो भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप लोग होमवर्क करो बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए है। तो आप होमवर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रोज़ वीडियो देखिए और आपके पास जो नोट्स है उससे आप स्टडी करते जाइए। और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे पूछिए, ठीक है बच्चों। तो आप घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। गुड डे।